Hello, good evening, students. Myself Santosh Kumar Singh, teacher of SST from beautiful High School, Marai Chowk. Today I am going to discuss the next part of French Revolution. Earlier we have discussed about the French Revolution, which what happened on 14th July 1789. Why was the fort of Bastille demolished by the people militia, and what was the reason behind the demosilization. So in this next part, the first part of your book, पेज नंबर 4 NCERT, हम लोगों ने आपसे बताया था कि आखिर फ्रांस की क्रांति के पीछे क्या कारण थे। तब बहुत सारे कारण थे। तो आपको इस पेज पे दिया हुआ है, इस पेज में आपको दिया हुआ है कि 1774 में, पहले आपको टॉपिक समझाते हैं, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी यानी कि 1701 से लेकर के जो सिस्टम थी, जो व्यवस्था थी, पुरातन व्यवस्था जिसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था, वैसी व्यवस्था थी फ्रांस में। तो 1774 में लुइस 18 जो कि राजा बनाया जाता है, वो एक बुर्बो फैमिली का हुआ करता है, और लगातार लुइस 1, लुइस 2, लुइस 3, लुइस 4 करके ये 18वां नंबर का उसी वंशज का जो राजा था, वो 20 साल की उम्र में राजा बना था। वो उतना एबल्ड राजा नहीं था, क्योंकि 20 साल में मेजोरिटी नहीं आती है लोगों को, तो कैसे राजा का पद इतना बड़ा संभाल सकता था। बहुत ही वो भोग विलासिता में रहता था। ठीक है। उसकी पत्नी जो थी ऑस्ट्रिया की जो राजकुमारी थी, मेरे एंटोनियट, वो बहुत ही खर्चीली थी, यानी कि बहुत सारा पैसा स्पेंड करती थी, और बहुत बुरा सलाहकार थी राजा की, कहा जाता है। तो इस तरह से जब जब वो राजा बना था, उस समय फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली था। क्यों खाली था? क्योंकि फ्रांस ने अमेरिका को आज़ादी दिलाने में, यानी जब ब्रिटेन गुलाम था, ब्रिटेन सॉरी अमेरिका जब गुलाम था ब्रिटेन का, उस समय फ्रांस ने मदद किया था। तो फ्रांस के ऊपर 2 बिलियन लीवर का कर्ज चढ़ा हुआ था, और इसके पास उतना भी पैसा नहीं था कि अपने आर्मी को, कोर्ट को, अपने यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए, अपने लोगों को पैसा देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। इसीलिए जो कर्जदार थे वो कह रहे थे कि अब हमें 10% जो है वो इंटरेस्ट लोन चाहिए। तो इस दबाव में राजा ने आनन फानन में सोचा कि सबसे पहले हम इस पैसे को कैसे पूरा करें। तो उन्होंने निर्णय किया, तय किया कि जनता पर टैक्स बढ़ा करके इस पैसे को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो राजा के जो मतलब कि जो चमचे लोग थे, वो राजा की जो चमचागिरी करते थे, तो उससे क्या होता था कि राजा बहुत बहुत ज़मीन जायदाद सब दान दे देता था उसको, और पूरा एक बहुत बड़े शीश महल में, पेरिस में बहुत दूर, आम जनता से दूर एक शीश महल में, बहुत बड़े पैलेस में रहा करता था। बहुत सारी दासियाँ, बहुत सारे नृत्यरंगना लोग नाच करती थी, और वहाँ पर वो राजा क्या करता, भोग विलासिता में लिप्त रहता था। उसको अपनी जनता की, अपने प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, और पूरी तरह से जो जनता थी फ्रांस की बिल्कुल परेशान थी राजा से। और एक सिस्टम था, यानी कि हमारे देश में क्या होता है, कास्ट होता है, तो वर्ण होता है। तो हमारे देश में शुरू से ही चलता आ रहा है, 4 प्रकार के वर्ण थे। जैसे कि सबसे ऊपर था ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। आज उसी प्रकार को बहुत सारा कास्ट आ गया है। उसी प्रकार से क्या होता है, यूरोप में क्लास होता है ना। तो उसी प्रकार से समाज जो था फ्रांस का, वो 3 भागों में बटा हुआ था। सबसे पहला जो था वो क्लर्गी लोग थे, वो बहुत ही रिच हुआ करते थे, है ना। उसके बाद था नोबिलिटी। क्लर्गी जो लोग थे वो चर्च के मालिक थे, क्योंकि वहाँ पे लोग क्या थे, कैथोलिक्स जो ज़्यादा थे। क्रिश्चियन का 2 पंथ होता है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट। तो उन लोग क्या करते थे, वो बहुत ही चर्च का बहुत सारा ज़मीन जायदाद, धार्मिक जो भी कर्मकांड होता था उन्हीं के द्वारा होता था। उसके बाद नोबिलिटी भी जो थे वो राजा के बहुत ही करीबी रहा करते थे। ये भी पैसे वाले थे, ज़मींदार थे ये लोग। ठीक है। ये दोनों को, यानी दोनों जो ये समाज के लोग थे, वो बहुत ही कम परसेंटेज में थे, लेकिन 60% ज़मीन इन्हीं के हाथों में था, और सरकार में दबदबा रखते थे। सरकार के जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसमें अपना इंटरफेयर करते थे। यानी कि बहुत सारे जो ऊंचे ऊंचे पद थे इन दोनों वर्गों से आते थे,
और एक और वर्ग था जिसको हम लोग थर्ड स्टेट बोलते हैं। उस थर्ड स्टेट में छोटे छोटे बुनकर है, पीजेंट्स है, बिजनेसमैन छोटे छोटे हैं, ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल्स लोग हैं, यानी कि सारे सर्वेंट्स लोग हैं, स्मॉल पीजेंट्स है, बहुत सारे लोग जो थे छोटे तबके के लोग जिनकी इनकम बहुत लो थी। इनके पास ज़मीन भी बहुत कम था, 40% ज़मीन था। और फ्रांस में जो पुरातन व्यवस्था थी यानी 1789 के पहले ओल्ड रिजीम में वो फेडरल राइट्स दिया गया था, जन्मसिद्ध अधिकार नोबल और कड़ी को दिया हुआ था। और टैक्स टैक्स जो देते थे वो थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ टैक्स देते थे। तो इन लोगों के ऊपर कई प्रकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगाया गया था। जैसे कि आम जीवन में जो उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग वो दो प्रकार का टैक्स था जो कि नोबल और क्लर्की वसूल करते थे, टीथे और टैली करके दो टैक्स थे, जो करके तंबाकू पे लगता था, चीनी पे लगता था, चाय पत्ती पे लगता था। जो कॉमोडिटीज़ होती है, एसेंशियल कॉमोडिटीज़ होती है, उस पर भी टैक्स लगा करके इनसे पैसा वसूला जाता था। तो सारा जो बर्डन था टैक्स का, पूरा बर्डन जो था वो थर्ड स्टेट के ऊपर था। तो ये पूरा इस चैप्टर से ये पता चलता है कि पहली बात तो ये पता चलता है कि राजा जो था वो एबल राजा नहीं था। द किंग वाज नॉट एबल टू रूल द किंगडम पीसफुली विदाउट एनी hindrance because he is not mature. When he became the king he was only 20 years old, and the advisor of the king was not good, so he cannot put a good decision to cope with the public. And there are many federal rights given to the people of two states, nobles and clergy. They are enjoying most of the rights of the state. The burden imposed on the third state in the form of taxes was very high. The third people of third state was very uh, anxietic, and they are slowly growing revolting because they had to pay the taxes on which he use daily use commodities. So they are very frustrated, they are very they are very frustrated, they are very क्या बोलते हैं उसको, परेशान थे वो बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्या होता है कि फ्रांस में थर्ड स्टेट के ही लोग, उस कुछ पढ़े लिखे लोग मिल करके एक ऐसा एक क्लास बनाते हैं जिसको मिडिल क्लास कहा जाता है। और वो मिडिल क्लास क्या करती है, फिर क्रांति धीरे 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 बढ़ाती है। तो अगले पेज में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर और भी क्या परिस्थिति उत्पन्न हुई। इस पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस का स्थिति क्या था, फ्रांस का इकोनॉमिकल स्थिति क्या था, राजा कैसा था, वहाँ के सलाहकार कैसे थे, फ्रांस की सोसाइटी किन 3 भागों में बटी थी, टैक्स कौन पे करता था। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस पेज नंबर 4. We have to put it into the mind. There are many questions asked from this page. So students, इतना ही। फिर हम अगला पेज चैप्टर पेज 5 अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पेज बाय पेज आपको हम पढ़ाएंगे और आपके साथ हम बने रहेंगे आगे भी, और आपको बिल्कुल अच्छी तरह से एक एक चीज़ का नॉलेज देते जाएंगे। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा वो हमको आप मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। सो देन थैंक यू सो मच। एंड हाँ, रिवीजन करना मत भूलिएगा, दोनों पेज को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कभी ऑनलाइन क्लास करने का मौका मिलेगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मच वर्क डन बाय यू। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, सो you also concentrate on study and take the advantage of this lockdown. ठीक है, ओके देन थैंक यू सो मच।